अरे अब और कितना खाओगी अम्मा जी, पहले ही पूरी 2 रोटी खा चुकी हो, इतना तो हमसे भी नहीं खाया जाता जितना तुम इस बुढ़ापे में खा रही हो। अरे मम्मी आप भी ना। दादी आप आराम से खाओ, कोई बात नहीं। मम्मी आप रुको, मैं दादी को एक बढ़िया सा गर्मा गर्म फुल्का लाकर देती हूँ। साक्षी फटाफट से अपनी दादी के लिए एक अच्छा सा फुल्का बनाकर लाती है और उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। बिटिया, तू तो कुछ दिन में चली जाएगी, फिर इस बुढ़िया का गुजारा कैसे होगा? मैं आपको अपने साथ अपने ससुराल ले जाऊंगी ना दादी। बेटा, ये तो इस दुनिया की रीत है। क्या कभी बेटियां अपने माँ बाप को अपने साथ ले गई है? जमाना बदल गया है दादी, तुम क्यों चिंता करती हो। अच्छा चलो, आज मैं बाजार जाने वाली हूँ, बताओ आपके लिए कैसी साड़ी लेकर आऊं। अरे बेटा, मैं क्या करूंगी नई साड़ियाँ लेकर? मेरे पास पहले की ही बहुत सारी साड़ियाँ रखी है, वही पहन लूंगी। नहीं दादी, आप मेरी शादी में बढ़िया सी साड़ी पहनोगी, ऐसी पुरानी रखी हुई साड़ियां नहीं। तभी पीछे से साक्षी को अपनी माँ अनीता की आवाज सुनाई देती है। अरे अब ये नई साड़ी पहनकर कहाँ जाएगी, 80 साल की तो उम्र हो चली इनकी, इनको कौन देख रहा है। ये सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देती। शाम को साक्षी बाजार से सारी शॉपिंग करके घर आती है और अपने पापा को दिखाती है। पापा देखिए, ये रहा आपके लिए बढ़िया सा पैंट और शर्ट। अब आप मेरे साथ कब चल रहे हैं, आपके लिए एक बढ़िया सा सूट का नाप भी दिलवाना है, जिससे वो भी जल्दी ही बनकर आ जाएगा। ये सुनकर अनीता जी की व्यंग भरी हंसी सुनाई देती है। कोट सूट, इनको कोट सूट का पता भी है, जो ये कोट सूट पहनेंगे। अरे ये तो बस लोअर टी शर्ट पहने ही घूम रहे होंगे। मम्मी क्या आप भी। मेरे प्यारे पापा सबसे सुंदर लगेंगे मेरी शादी में, एकदम हीरो के जैसे। शक्ल देखी है आईने में कभी इन्होंने? वो तो मेरे पिताजी की आंख फूट गई थी, या फिर मेरे कर्म जो इनको मेरे गले बांध दिया। ये सुनकर सुनील जी वहां से चले जाते हैं। क्या मम्मी, आप हमेशा पापा को ऐसे ही नीचा दिखाती हो। ये तो आप भी बड़े अच्छे से जानती हो कि आपके पिताजी यानी कि नाना जी ने मेरे पिताजी को उनके सीधे व्यवहार और पैसे देकर पसंद किया था, लेकिन उसमें पापा की क्या गलती कि समय ने ऐसी पलटी मारी और सब उनके हाथ से निकल गया। हाँ हाँ ठीक है, चल अब तू ज्यादा अपने पापा और दादी की चमची ना बन, जाकर रसोई में जो काम पड़ा है वो निपटा ले। साक्षी रसोई में जाकर बचा हुआ सारा काम निपटाती है और अपने कमरे में पहुंचती है। इसके बाद साक्षी हर रोज की तरह आज भी वही काम करती है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, यानी कि डायरी लिखना। साक्षी आज डायरी में लिखती है। आज माँ ने फिर से दादी और पापा के साथ वही व्यवहार किया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी प्यारी दादी, जिन्होंने मुझे बचपन से वो लाड प्यार और दुलार दिया जो हर एक बच्चा चाहता है। मेरे पापा बड़े ही सीधे हैं, बिजनेस के इतने बड़े झटके से वो आज तक उभर नहीं पाए, लेकिन मेरी माँ ने भी आज तक उनकी इस तकलीफ को नहीं समझा। डायरी लिखने के बाद साक्षी हर रोज की तरह वहीं रखकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और साक्षी की शादी को बस कुछ ही दिन रह जाते हैं। अब मैं कल अपने ससुराल में होंगी। मैं सबसे ज्यादा अपनी दादी और पापा को मिस करूंगी। पता नहीं वहां सब लोग कैसे होंगे। दादी कहती हैं कि वो मेरे साथ नहीं जा सकती, लेकिन तुम तो चलोगी ना मेरी प्यारी डायरी। साक्षी की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न होती है और वो अपने नए घर यानी कि अपने ससुराल में अपने सपनों का जहां लिए अपने पति हर्ष के संग गृह प्रवेश करती है। आओ भाभी आओ, ये रहा आपका रूम और ये रही आपकी अलमारी, ये रही आपकी ड्रेसिंग जिसमें आपकी जरूरत का हर सामान आपको मिल जाएगा। इसके बाद भी आपको जिस किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बुला लेना, कोई हेजिटेशन नहीं, ओके। अब भाभी आप आराम करो। अपनी छोटी सी ननद रुचि के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी सी बातें सुनकर साक्षी उसे गले से लगा लेती है। अरे भाभी आप रो रही हो, क्या हुआ? अच्छा आपको अपने घर की याद आ रही है, रुको मैं अभी आपकी मम्मी को फोन लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, वो तो बस ऐसे ही। मैं हमेशा से ही अकेली रही, आज आपको देखकर लगा कि मुझे आपके रूप में एक छोटी बहन मिल गई, इसीलिए ये खुशी के आंसू है। थैंक यू भाभी, मुझे भी आपके रूप में बड़ी बहन मिल गई। आज से हम ननद भाभी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहेंगे। साक्षी को अपने ससुराल में बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ उसकी सास संगीता जी एक बड़ी ही सुलझी हुई महिला थी। हर एक को प्यार और इज्जत देना उनकी सबसे खास आदत थी, फिर वो चाहे कोई भी हो।
ये वही आदत थी जो बचपन से आज तक अपनी माँ में वो तलाश कर रही थी। कमला, काम हो गया तेरा? चल बैठ जा। देख आज मेरी बहू ने कितनी बढ़िया पाव भाजी बनाई है, खाकर बता। अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं क्या खाएगी, अब परेशान होएगी, मेरे को बस पन्नी में डालकर दे दो। अरे अब मैं समझती हूँ कि तुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता है। पहले तू खा ले, फिर मैं तुझे पैक करके भी दूंगी बस। अरे मैडम काहे को इतना परेशान होती है, कोई भी ऐसे बिठा कर नहीं खिलाता मेरे को मैडम। कमला, तू पूरा दिन हमारे घर में काम करती है, महीने के 300 दिन, तो क्या हम एक बार प्यार से बैठकर तुम्हें खाना भी नहीं खिला सकते? चल खा ले पहले, और ये बता कि बहू रानी ने ज्यादा अच्छी बनाई है या मैं बनाती हूँ, बता बता। कमला खाती है। अरे मैडम जी, आपने तो मेरे को धर्म संकट में फंसा दिया है, बहुत ही स्वाद बनाई है छोटी मैडम ने। थैंक यू कमला आंटी। चल साक्षी बेटा, जल्दी से कमला को उसके बच्चे के लिए भी डाल कर दे दे, फिर हम सब एक साथ बैठकर खाएंगे। हाँ मम्मी, मैं भी कॉलेज से आ गई, मुझे भी ना बड़े जोरों की भूख लग रही है। हाँ जी, भूख तो हमको भी लग रही है, और सुना है हमारी बहू रानी ने पाव भाजी बनाई है, तो हम भी दुकान से भागे भागे चले आए, और साथ में मुझे भी ले आए। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। आज सबके साथ ऐसे खाना खाकर साक्षी बड़ी ही खुश थी, और वो हर दिन की तरह ये बात भी अपनी डायरी में नोट करती है। अरे इस डायरी में क्या लिख रही हो साक्षी? अरे नहीं, कुछ भी नहीं, बस यूं ही। चलो फिर लाइट बंद करो, सो जाते हैं, वैसे भी आज बहुत टाइम हो गया है। जी ठीक है। फिर एक दिन साक्षी के सास ससुर की वेडिंग एनिवर्सरी आती है, और साक्षी उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान करती है। साक्षी अपने रूम को बड़े ही अच्छे से सजाती है, उनके लिए बढ़िया से कपड़े लेकर आती है। फिर शाम को, मम्मी जी पापा जी आइए मेरे कमरे में चलिए। अरे तुम्हारे कमरे में आज ऐसा क्या खास है बेटा? चलिए तो सही, पापा जी आप भी आइए ना। और हमारी रुचि दीदी कहाँ रह गई? साक्षी सबको अपने कमरे में लेकर जाती है, और लाइट ओपन करते ही बड़ी जोर से बलून फूटता है, जिससे पहले तो सब डर जाते हैं, लेकिन फिर देखते हैं। वाह साक्षी बेटा, ये तो तुम दोनों ने बड़ा ही सुंदर सरप्राइज दिया है। अरे नहीं पापा, हम दोनों ने नहीं, ये सब सिर्फ साक्षी ने अकेले ही प्लान किया है, मुझे तो बस अभी इस बैलून के लिए खड़ा कर दिया था। मान गए भाई, मान गए तुमको साक्षी बेटा, वाकई में तुम तो बड़ी ही होशियार हो, एकदम सर्वगुण संपन्न बहू मिली है हमको। रुचि, कुछ सीखो अपनी भाभी से, कुछ दिन तुम्हें भी जाना है ससुराल। क्या पापा अभी? रुकिए मम्मी जी पापा जी, आपके लिए गिफ्ट्स भी हैं, प्लीज खोल कर देखिए ना। अरे ये तो बेहद खूबसूरत साड़ी है। साक्षी मान गए तुम्हारी पसंद को, तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं। मम्मी अब मुझे थैंक यू कीजिए, क्योंकि साक्षी को मैंने पसंद किया था। ये रहे पापा जी आपके कपड़े। वाह बे वाह, मेरे कपड़े भी एक नंबर है। आज तक हमारे बच्चों ने तो कभी हमें इतना स्पेशल फील नहीं करा, लेकिन हमारी बहू वाकई में लक्ष्मी है। साक्षी की इतनी पूरी तारीफों को सुनकर आज पहली बार रुचि को थोड़ा अजीब लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई अब इस घर में आ गया है जो उसकी जगह ले रहा है, और वो वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। क्या साक्षी लगा रखा है, ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि साक्षी भाभी उनकी बेटी है। और भाभी ने तो मुझे एक बार भी इस सरप्राइज के बारे में नहीं बताया। इसका मतलब वो सारा क्रेडिट अकेले लेना चाहती थी। मतलब ये भाभी भी कोई कम चालबाज नहीं है, ऊपर से मेरे मम्मी पापा को भी मुझसे छीन रही है। मेरा नाम भी रुचि है भाभी, अभी आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं है। अब धीरे धीरे रुचि साक्षी से बात करना कम कर देती है। फिर एक दिन, दीदी हम लोग आज बाजार चले क्या? अगर आप फ्री हो तो मुझे कुछ जरूरी सामान लेना था। नहीं भाभी, मैं तो बिजी हूँ, आप अकेले जाना चाहो तो जा सकती हो। अपनी ननद की मुंह से पहली बार ऐसा जवाब सुनकर साक्षी को बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उसे लगता है शायद उसका मूड ठीक नहीं होगा। ओके दीदी, कोई बात नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे एग्जाम है, इसलिए प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है दीदी, मेरी कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, मैं अपनी पर्सनल चीज पर्सनल रखना ही पसंद करती हूँ, तो प्लीज आप इंटरफेयर मत कीजिए। फिर शाम को जब रुचि कॉलेज से आती है तो देखती है संगीता जी और साक्षी दोनों ही घर पर नहीं है। अरे घर पर तो लॉक पड़ा है, ये अचानक से दोनों कहाँ चले गए? रुचि अपनी माँ को फोन घुमाती है। माँ आप कहाँ चली गई, घर पर तो लॉक पड़ा है।
अरे बेटा वो तेरी भाभी को कुछ जरूरी सामान लेना था तो मैं उसके साथ बाजार आ गई हूँ। बस अभी थोड़ी देर में आते हैं हम लोग। जरा बगल में पड़ोस में ममता आंटी के घर जाकर बैठ जाना बेटा। ठीक है माँ। फोन रखकर रुचि बड़ी ही परेशान सी हो जाती है। अरे ये तो मेरी माँ को ही मुझसे छीन रही है, इसका कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। फिर रुचि साक्षी की हर एक छोटी बड़ी बात पर बड़ी ही गहरी निगाह रखती है। एक दिन साक्षी रुचि किचन में काम कर रहे थे, तभी साक्षी के फोन की घंटी बजती है और फोन की दूसरी तरफ साक्षी की माँ यानी कि अनीता जी थी। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे बेटा सुबह से तुझे चौथी बार फोन लगाया तो भी फोन नहीं उठाती। अरे वो माँ मैं काम में बिजी थी। आप बताओ ना कोई जरूरी बात हो तो, वरना मैं आपको बाद में फोन लगाती हूँ। अरे कोई जरूरी बात नहीं थी, बस मैं तुझसे मिलने आना चाहती थी, बड़े दिनों से तुझे देखा नहीं ना। माँ अभी तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जब मैं फ्री होंगी तब मैं आपको फोन कर लूंगी। अरे बेटा। अनीता जी के कुछ कहने से पहले साक्षी फोन रख देती है और ये बात रुचि नोटिस करती है। इससे पहले भी एक बार हो चुका है, जब साक्षी भाभी ने अपनी माँ से इतने गंदे तरीके से बात की थी, और आज फिर से वही। इसका मतलब इनकी माँ से इनकी बनती नहीं है और ये मेरी माँ से मेरे रिश्ते खराब करवाएंगी। कुछ तो गड़बड़ है रुचि, पता लगाना पड़ेगा। फिर एक दिन साक्षी की माँ उससे मिलने साक्षी के घर आती है। अचानक अपनी माँ को अपने ससुराल आए देख साक्षी हक्का बक्का रह जाती है। माँ आप यहाँ अचानक? हाँ बेटा, बड़े दिन हो गए, तुझसे बात भी नहीं हुई तो लगा चलो तुझसे मिल लो। क्या माँ आप भी अच्छा मजाक कर लेती है। जब तक घर पर थी तब तक तो कभी अपने सीधे मुंह मुझसे बात नहीं की, कभी प्यार नहीं दिया, और अब आपको मेरी याद आ रही थी। अरे बेटा धीरे बोलना, कहीं कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा। आखिर तेरी माँ हूँ, इतनी भी बुरी नहीं हो। हाँ, दादी से मेरी बात हो जाती है और उन्होंने बताया कि आज भी आप उतनी ही बुरी है। आज भी आप ना तो उन्हें समय पर खाना देती है और ना ही पापा को वो सम्मान। साक्षी और अनीता जी अपनी बातों में इतने मग्न थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि गेट से आकर रुचि उन दोनों के पीछे खड़ी हुई थी और उसने उन दोनों के बीच हो रही सारी बातें सुन ली थी। अरे आंटी जी, आज आप हमारे घर, बड़ा ही अच्छा लगा आपको देखकर। रुकिए, मम्मी को बुलाती हूँ। रुचि अपनी माँ को बुलाती है और तब तक साक्षी सबके लिए चाय बनाकर लाती है। इधर अनीता जी और संगीता जी अपनी बातों में लग जाते हैं और साक्षी हर वक्त अपनी माँ से बचती हुई नजर आती है। आज ये अपनी माँ से बात नहीं कर रही। मैं समझ गई, ये अपनी माँ से ठीक से बर्ताव नहीं करती है। अनीता जी काफी देर बैठी रहती है, फिर जब उनके चलने की बारी होती है, अच्छा बहन जी, साक्षी को बुला दीजिए, चलते चलते उससे मिल लेना चाहती हूँ। साक्षी कहाँ चली गई? ये लड़की भी ना इतना काम में लगी रहती है, इसे अपनी माँ के पास बैठने का वक्त ही नहीं मिला। बहन जी आज आप यहीं रुक जाइए ना। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। घर पर साक्षी के पापा और दादी है, उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही तो है। साक्षी कहाँ हो बेटा? तेरी माँ जाने वाली है, तू किस काम में उलझी हुई है? ये सब काम बाद में होते रहेंगे, कम से कम थोड़ी देर अपनी माँ के पास तो बैठ जाती। आती हूँ मम्मी जी। फिर साक्षी अपनी माँ को बाय कहकर अंदर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। अब इधर रुचि को अपनी माँ को भरने के लिए पूरा मसाला मिल चुका था। माँ, हम लोग जरा बाहर मंदिर तक घूम कर आए क्या? रुचि बेटा तुझे कहीं बुखार तो नहीं हुआ? आज तुझे अचानक कहाँ से मंदिर की याद आ गई? क्या माँ, आप भी मजाक करते हो। बड़े दिनों से मेरा मन कर रहा है मैं शाम को मंदिर पर दिया लगा कर आऊं, लेकिन आपको मेरे लिए टाइम ही नहीं है। चलो आज हम दोनों चलते हैं। ठीक है, ऐसी भी क्या बात है। साक्षी अभी हम दोनों जरा मंदिर पर दिया लगा कर आ रहे हैं, अगर तुम चलना चाहो तो साथ चलो। हम दोनों माँ बेटी का भी पर्सनल टाइम होना चाहिए ना। क्या तू भी रुचि, आजकल के बच्चों को पता नहीं कितनी प्राइवेसी चाहिए होती है। रुचि रास्ते में जाते हुए अपनी माँ को सारी बातें नमक मिर्च लगाकर बताती है। मम्मी, ये भाभी जो आपको इतनी सीधी लगती है ना, ये इतनी सीधी नहीं है। ये इतनी सीधी सिर्फ आपको इसलिए लगती है क्योंकि आप वाकई में बहुत सीधी हैं। आपकी आंखों पर उन्होंने प्यार की एक ऐसी पट्टी चढ़ा दी है कि इसके आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब? मैं समझी नहीं बेटा, तू आखिर कहना क्या चाहती है? आपने देखा है आज भाभी अपनी माँ के पास 1 मिनट के लिए भी बैठी हो? नहीं ना, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत बुरा बर्ताव करती है। आप खुद ही सोचो ना, जो अपनी माँ की सगी ना हुई वो हमारी क्या होगी। और मैंने तो उन दोनों के बीच की आज पूरी बात भी सुन ली है।
ये सुनकर संगीता जी को एक जैसे झटका सा लगा। तो बहू का ये इतना प्यार आदर सब एक दिखावा है? अब ये तो आप खुद ही सोचो माँ कि ये सब क्या है, लेकिन ये प्यार तो बिल्कुल नहीं है, मुझे तो बहुत मतलबी लगती है। अब मुझे तेरी एक एक बात बिल्कुल सही लग रही है बेटा। अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। अब संगीता जी साक्षी से एक दूरी बनाने लगती है। मम्मी जी चलिए, मैंने बढ़िया सी चाय बना ली है, दीदी को अभी कोचिंग से आने में देर है तो हम दोनों पीते हैं। मेरी चाय यहीं दे दे, मुझे आज अकेले बैठकर पीना है। संगीता जी का पहली बार ये कड़क स्वर साक्षी को खटकता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे संगीता जी को चाय उनके रूम में लाकर दे देती है। फिर कुछ दिन बाद, मम्मी जी आइए, आपने बालों में बड़े ही दिनों से मेहंदी नहीं लगवाई है, आज धूप भी निकली है। नहीं, मुझे ऐसे मतलबी लोगों की जरूरत नहीं है, मैं पार्लर जाकर लगवा दूंगी। आज ये शब्द सुनकर साक्षी बिखर सी जाती है और अपने रूम में जाकर बड़े जोर जोर से रोने लगती है। भगवान जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कितने सालों माँ के प्यार के लिए तरसी, तब मुझे जाकर ये प्यार मिला, लेकिन आज सासू माँ भी ऐसे ही। साक्षी हर बार की तरह अपनी वो फीलिंग भी अपनी डायरी में लिखती है। मेरी प्यारी डायरी, सिर्फ तुम ही इस दुनिया में मेरी सच्ची दोस्त हो, बाकी तो वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। अब साक्षी भी संगीता जी और रुचि से कम ही बोलती है और एकदम गुमसुम रहने लगती है। अब घर का माहौल भी पहले की तरह खिला खिला नहीं रहता था। फिर एक दिन साक्षी को किसी काम के लिए ढूंढते हुए संगीता जी उसके कमरे में जाती है। कहाँ गई है महारानी? अब तो इस लड़के से मुझे बात करना ही पसंद नहीं है, क्या बात करूं? जब इसकी अपनी माँ से नहीं बनी, ये मुझसे क्या ही रिश्ता निभाएगी? तभी उनकी निगाह साक्षी के तकिए के नीचे आधी बाहर निकलती हुई डायरी पर पड़ती है। अच्छा, तो ये है जिसमें ये अपने सारे राज लिखती होगी। आज इसके मन की सारी बातें जानूंगी, इसने इसमें मेरे लिए क्या क्या लिखा है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब संगीता जी डायरी पढ़ना शुरू करती हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। आज मैं अपने ससुराल आई और मुझे यहाँ सास के रूप में माँ मिल गई। एक ऐसी माँ जो वाकई में निस्वार्थ है, एक ऐसी माँ जो सच में माँ का प्रतिबिंब है। मेरी सासू माँ जैसी दुनिया में कोई माँ नहीं है। मैं उन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं होने दूंगी। जिस प्यार के लिए आज तक मैं तरसी हूँ। आगे आगे जैसे संगीता जी पढ़ती हैं, उनके आंसू थमने के बजाय बहते चले जाते हैं। आज माँ ने मुझे अपने से दूर कर दिया, लेकिन क्यों, मुझे खुद नहीं पता। मैं अपने आप को बड़ा ही टूटा सा महसूस कर रही हूँ। शायद मैं ही अभागी हूँ जिससे मुझे कोई प्यार नहीं करता। शायद मेरी ही गलती है। अब संगीता जी डायरी पढ़ ही रही थी, तभी साक्षी वहां आती है और उसे सामने देखकर उनके हाथ से डायरी छूट जाती है। साक्षी भी अपना चेहरा झुका लेती है, लेकिन संगीता जी उसे जाकर अपने सीने से लगा लेती हैं। मुझे माफ कर दे साक्षी बेटा, तूने वाकई में मुझे सास न मानकर माँ माना और मैंने तेरे साथ क्या किया। मैंने ही तुझे गलत समझा, लेकिन तेरी अपनी माँ से उस बेरुखी की वजह कभी जाननी नहीं चाहिए। प्लीज बेटा मुझे माफ कर देना। नहीं मम्मी जी, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। मुझे पता था हमारे बीच में कुछ गलत फहमी हुई है, वरना आप ऐसी नहीं है। चल बेटा, आज से हम अपने दिल के सारे गिले शिकवे दूर कर साथ में बैठकर चाय पीते हैं। और हाँ, आज चाय मैं बनाऊंगी।